मध्य प्रदेश सहित कुछ राज्यों में बच्चों की मौत का कारण बनने वाले कोल्ड ड्रिप सिरप के निर्माता श्री संत फार्मास्यूटिकल के डायरेक्टर जी रंगनाथन को गिरफ्तार कर लिया गया। इन पर मध्य प्रदेश ने 20,000 का इनाम घोषित किया था। रंगनाथन को चेन्नई की मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश किया गया। यहां से इन्हें मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा लेकर पुलिस पहुंचेगी। राजद नेता तेजस्वी यादव ने बिहार की सियासी पिच पर लगाया मास्टर स्ट्रोक। तेजस्वी ने किया दावा, उनकी सरकार बनी तो 20 दिन के भीतर राज्य में ऐसा कानून लाएंगे जिसमें हर परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाएगी। 20 महीने में बिहार में एक भी घर ऐसा नहीं बचेगा जिसमें एक सदस्य सरकारी नौकरी पर ना हो। ऐसे में बिहार विधानसभा चुनाव का मुकाबला अब सियासी घोषणाओं पर यह बढ़ा कि वो की तर्ज पर आगे बढ़ता नजर आ रहा है। ऐसा कोई बिहार का घर नहीं बचेगा जिसके पास सरकारी नौकरी नहीं होगी। यानी सरकार बनते ही 20 दिनों के अंदर अधिनियम बनाएंगे और 20 महीनों के अंदर जिस परिवार में भी सरकारी नौकरी नहीं है, तेजस्वी उस हर परिवार को एक सरकारी नौकरी दिलाने का काम करेगा। ये हम लोग, आप जानते हैं, कोई प्रमाण देने की जरूरत नहीं है। और ये जो हम घोषणा जो कर रहे हैं, बहुत लोगों का सवाल होगा कैसे होगा, कब होगा, क्या तरीका है। ये सवाल उस समय भी पूछा गया था 20 में, और उस समय भी हमने कहा था कि ये साइंटिफिक रूप से हम लोगों ने अध्ययन किया है। हम लोगों के पास वैसे सारे परिवारों का डेटा जो है, जो हम लोगों ने सर्वे कराया था, उसके आधार पे हम लोगों के पास है, बिहार सरकार के पास है, किस परिवार के पास नौकरी है, नहीं है। और ये पूरी तरीके से हम अगर घोषणा कर रहे हैं तो ये मेरा प्रण है, और जो हो सकता है वही हम करें। कोई जुमलेबाजी नहीं कर रहे, किसी को ठगने का काम नहीं कर रहे। बीकानेर में गोविंद सिंह डोटासरा और सुखविंदर रंधावा ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से की मुलाकात। राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी सुखजिंदर रंधावा और राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा बीकानेर पहुंचे, जहां उन्होंने कांग्रेस कार्यालय में पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। इस दौरान डोटासरा ने कहा, राजस्थान में सरकार नाम की कोई चीज नहीं है, सरकार मस्त है, जनता त्रस्त है। ये पर्ची वाली सरकार है जो पर्ची से चल रही है। उन्माद फैलाना चाहता है। और कुछ सरकार में बैठे हुए लोग, अगर आरएसएस के लोग किसी के ऊपर, एक व्यक्ति पर 25-25 लोग टूट के पड़े और अस्त्र शस्त्रों से मारपीट करें, भाले से मारपीट करें, लाठियों से मारपीट करें, तो इससे ज़्यादा क्या बात हो सकती है। तो डीजीपी साहब ने मुझे पूछा था कि आपको लॉ एंड ऑर्डर के बारे में क्या कहना है। तो मेरा पहला वर्ड था कि गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, सीकर, जयपुर, नागौर, यहाँ पर जिस तरीके से गैंगस्टर और बड़े जो अपराधी हैं वो फिरौतियाँ ले करके ये जो माहौल ख़राब कर रहे हैं, और पूरे तरीके से लोग भयभीत हैं। 1% लोग पुलिस के पास आ रहे हैं, बाकी 99% तो लोग अपना जैसे तैसे पीछा छुटा रहे हैं। तो आप इसके ऊपर कंट्रोल कीजिए। उन्होंने मुझे कहा था, हाँ इसको तो हम देखेंगे, लेकिन दुर्भाग्य से 2 दिन बाद में ही कुचामन नागौर जिले के अंदर जिस तरीके से गैंगस्टर ने वार करके मार दिया, एक व्यक्ति की हत्या कर दी, मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी चुनौती है। लेकिन मुख्यमंत्री का कोई बयान इसके ऊपर नहीं आया, जो गृह मंत्री भी हैं। तो मैं समझता हूँ कि ब्यूरोक्रेसी पूरी सरकार चला रही है और भ्रष्टाचार के आकंठ में डूब चुके हैं ये लोग बाग। इनको केवल पैसे से मतलब है, लॉ एंड ऑर्डर से कोई मतलब नहीं है। जो एसएमएस में हादसा हुआ, आगजनी हुई, उसके बारे में डॉक्टर ने लिख के दे रखा था काफ़ी समय से कि यहाँ पर स्पार्किंग होती है और कुछ भी हादसा हो सकता है, लेकिन उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया गया।
और एसएमएस का अधीक्षक ये कह रहा है, जो आरएसएस का बहुत बड़ा वो प्रचारक रहा हुआ है, वो ये कह रहा है कि नहीं आगजनी से नहीं हुआ, धुएं से दम घुटने से लोगों की मौतें हुई हैं। तो आगजनी और धुएं के दम घुटने से कोई फर्क है क्या? अगर जलना ही जरूरी है क्या कि पूरी बॉडी जले और कंकाल निकले? मैं समझता हूं कि इस तरीके के गैर जिम्मेदाराना, और उसके बाद में तो उनके जो परिजन हैं उनको पुलिस ने मारा पीटा, घसीट के ले गए, डेड बॉडीज की दुर्गति की गई, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। यहाँ पर ये पोपाबाई का राज है, यहाँ सरकार नहीं सर्कस चल रही है। और हमारा दुर्भाग्य है कि जिस एक व्यक्ति ने भी कभी बीजेपी के किसी लीडर ने नहीं कहा कि हम भजन लाल जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे, आप वोट दीजिए, और उसके बाद में भजन लाल जी की पर्ची निकल गई, तो लोग ठगा सा महसूस कर रहे हैं कि हमने बीजेपी को वोट क्या इसलिए दिए थे कि इस तरीके से हम आतंकियों के, बदमाशों के, गैंगस्टर के हत्थे चढ़ेंगे, उनसे हमारी मौतें हो जाएंगी। पर सर ऐसे में विपक्ष की जिम्मेदारी ज़्यादा नहीं बढ़ जाती क्या? नहीं, निश्चित रूप से जड़ रही है। आप देखिए ना, 3 दिन से वहाँ पर धरना प्रदर्शन, पूरे प्रशासन आकर के बात कर रहा है और कर रहा है विश्वास, लेकिन एक सीमा होती है, उसके बाद में कोई भी विपक्ष में हो उसको मानना पड़ता है कि ठीक है, सरकार जो कह रही है उसके ऊपर एक बार विश्वास करके देखेंगे। ऐसा तो हो नहीं सकता कि सरकार कहे और हम कहें नहीं हम तो बिल्कुल ही नहीं मानेंगे, तो फिर इसका कोई अंत नहीं होता है। कहीं ना कहीं उनको मौका देना पड़ता है, और अगर फिर भी वो नहीं समझते हैं तो बड़े आंदोलन जिस तरीके से आप देख सकते हो कि होते हैं और आगे भी होंगे। देखिए, कांग्रेस हमेशा अपने बलबूते पर लड़ी है, किसी के सहारे पर नहीं लड़ती, किसी को प्रवोक करके नहीं लड़ती, किसी धर्म के अगेंस्ट बोलकर नहीं लड़ती, किसी नेता के अगेंस्ट बोलकर नहीं लड़ेगी। कांग्रेस अपने बलबूतों पर, अपने असूलों पर, अपने जो हमारी गवर्नमेंट ने काम किए हैं, जो पूरे देश में चल रहा है कि वोट चोर, वो जो है हम लेकर जाएंगे और लोगों को बताएंगे कि अगर डेमोक्रेसी को बचाना है तो राजस्थान से हम लीड करेंगे कि हम डेमोक्रेसी को बचाने के लिए कांग्रेस को वोट। मेरा ख्याल कि जब से मैं 3 साल से यहाँ हूँ, 3.5 साल ही हो गया मेरे को, तो मेरे पास तो कभी ना मैंने उनको मिला हूँ और ना ही उन्होंने कभी मिलने की कोशिश की है। ट्वीट से टिकट मिल जाएगी नहीं, देखिए, ट्विटर पर तो बहुत कुछ हो जाता है, तो ट्विटर पर जो एमएलए पैदा नहीं होते, वो पार्टी में काम करने से, पार्टी की सिंसेरिटी, पार्टी के लिए लॉयल्टी, समर्पण और उसका जो बैकग्राउंड है उसको देखा जाता है। कांग्रेस हमेशा ही वर्कर को ऑनर करती है, वो कभी अमीर या गरीब का वो नहीं देखती। तो मेरे को ये दुख वाली बात है कि मैंने उनका ट्विटर कभी देखा नहीं, तो अगर मेरे को ट्विटर का पता चलता तो बहुत बड़े नेता हैं, वो बहुत बड़े नेता हैं, तो मैं उनको आप ही उनके पास चला जाता कि भाई मैं बहुत छोटा सा आदमी हूँ, तो आप बड़े लीडर हैं, आप बताइए क्या चाहते हैं, जो आप कहोगे मैं वो कर देता। मेरे इसमें मैं समझता हूँ कि मैंने ट्विटर देखा नहीं, मैंने गलती कर दी। चिराग पासवान के हर उम्मीदवार के खिलाफ उम्मीदवार उतारेंगे पशुपतिनाथ पारस। पटना में राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्रवण अग्रवाल ने कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव में जहां जहां चिराग पासवान की पार्टी के उम्मीदवार होंगे, वहां वहां राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी भी उम्मीदवार देगी। इस फैसले से महागठबंधन को होने वाली दिक्कत के सवाल पर उनका कहना था, अभी तक हमें महागठबंधन से किसी भी बैठक में नहीं बुलाया गया है। यह निर्णय ले लिया गया कि जहां जहां एनडीए गठबंधन में चिराग पासवान का दल लड़ेगा या चिराग पासवान का उम्मीदवार होगा, वहां वहां राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी अपना उम्मीदवार देगी। और उम्मीदवार ही नहीं देगी, बेहद ही मजबूत पहलवान, मजबूत एकदम उम्मीदवार, ताकतवर उम्मीदवार, लड़ाकू उम्मीदवार, भिड़ने वाला, और चिराग पासवान को हर सीट पे या जो 100% स्ट्राइक की बात करता है, इसको 0% स्ट्राइक पर लाने का काम निर्णय राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के नेता सूरजभान जी के नेतृत्व में आज हम लोगों ने ले लिया। देखिए, अभी तक महागठबंधन के किसी बैठक में आप मीडिया के लोग, चैनल के लोग, अब चुनाव 10 तारीख से नॉमिनेशन शुरू हो जाएगा,
आज 7 तारीख हो गया, 3 दिन बाद 40 दिन, 8 तारीख हो गया, 40 दिन में सारी चुनाव की प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी। पहली बार 40 साल बाद ऐसा हो रहा है कि 2 फेज में बिहार में चुनाव हो रहे हैं। अब तो देखते देखते 11 नवंबर को चुनाव होगा, 14 नवंबर को सरकार डिक्लेयर हो जाएगा, सरकार बनाना है। तो हम लोग को तो सरकार बनाना है, बहुत देर हो रहा है इतना, और जितना देर हो रहा है उतना ही असंतोष पैदा हो रहा है हमारे कार्यकर्ताओं में। हमारे 243 सीट पर हमारा मजबूत संगठन है, हमारे 243 सीट पर हमारे मजबूत उम्मीदवार हैं, लेकिन हम लोगों ने निर्णय लिया था कि महागठबंधन के साथ चुनाव लड़ना है। आदरणीय नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी, राज्यसभा सांसद संजय यादव जी, मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल ने कार्रवाई का दिया भरोसा। प्रदेश के स्वास्थ्य राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल ने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कोई भी प्रभावित व्यक्ति छूटे नहीं। उन्होंने बताया मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मामले की पूरी निगरानी खुद कर रहे हैं। जिनको मैं समझता हूँ कि ऐसा लगता है कि कांग्रेस संवेदनशीलता प्रदर्शित नहीं कर रही है, बल्कि केवल राजनीति करने के लिए मुद्दे उठाना चाहती है। सरकार ने सैंपल देने से मना क्यों किया? ना कोई सैंपल देना चाहिए था, पर सरकार ने लेकर उसने सैंपल देने से लापरवाही बरती। तो आप इसको क्या? ना सैंपल देने में कहीं कोई लापरवाही नहीं हुई है। सैंपल पूरे तत्परता के साथ गए हैं और केंद्र सरकार में भी गए हैं, मध्य प्रदेश की लेबोरेटरी में भी आए हैं, तमिलनाडु की सरकार को भी सूचित किया था तो उन्होंने लेबोरेटरी से ही उठा लिया था। तो इसमें मैं नहीं समझता कि कहीं किसी तरह की कोई लापरवाही हुई है। बिल्कुल निश्चित रूप से इसमें तमिलनाडु सरकार के जो कर्ता धर्ता उनकी लापरवाही है, क्योंकि जो नियम है उस नियम के मुताबिक जिस भी प्रदेश में दवाइयाँ बनाई जाती हैं उस प्रदेश की जवाबदारी है कि वहाँ से मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को समय समय पर निरीक्षण करें, और उसके लिए एक मानक प्रक्रिया बनाई गई है कि कोई भी दवाई बगैर जांच किए, लेबोरेटरी से जांच किए नहीं निकलेगी, बाजार में बेचने नहीं जाएगी। फिर तमिलनाडु सरकार ने इस फैक्ट्री से निकली दवाई का परीक्षण क्यों नहीं कराया, क्यों लेबोरेटरी में जांच करने लगी, उसके बाद इसको बाजार में बिकने आना चाहिए था। निश्चित रूप से सीधा इसमें तमिलनाडु की सरकार के अधिकारियों का दोष है, और वहां पर किसने लापरवाही की है मैन्युफैक्चरर के अलावा, ये भी जांच का विषय हम तमिलनाडु सरकार को भी लिख रहे हैं और केंद्र सरकार को भी लिख रहे हैं। ना देखिए, जो भी बच्चे देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।